सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है ये क्लास रहेगी 12th की, और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे जो मॉर्निंग शिफ्ट का आप सभी का पेपर हुआ है उसकी क्या आंसर की है, क्या एग्जैक्टली आंसर आपको करके टिक आने चाहिए थे, और 80 में से आपके कितने नंबर आप सभी के बन सकते हैं। इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा। तो जो पूरा का पूरा पेपर है इसके अंदर हम आपके MCQ 2 मार्क्स के, 4 मार्क्स के और 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और यहाँ पर आप सभी के जो 12 क्वेश्चन है वो MCQ के हैं जो कि 1 नंबर के हैं। फिर अगला खंड आपका शुरू हो जाएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे बताना था आपको कि कालक्रम यानी ये रीअरेंज है, आपको क्या करना है, इसको अरेंज करके लिखना है, और ये भी बताना है कि कब ये घटनाएं घटी थी। तो सबसे पहले क्या हुआ, रूस की साम्यवादी क्रांति हुई। तो सबसे पहले 4th पॉइंट किस में है, आप ऐसे ही इसको एलिमिनेट कर सकते हो, एक ही ऑप्शन में है जो कि सी, क्योंकि रूस की क्रांति 1917 में हुई थी। सोवियत संघ में सुधार की शुरुआत की बात करेंगे तो इसके अंदर सुधार थोड़े से और एंड में होंगे, और इसके अलावा अफगानिस्तान में सैनिक हस्तक्षेप जो है 1979 में, इतिहास की सबसे बड़ी जो गराज सेल है वो और लास्ट में आप सभी का आ जाएगा। तो आपको पता है सुधारों की बात मिखाइल गोर्बाचेव की करते हैं, और मिखाइल गोर्बाचेव कब आए थे, 1985 में। और इसके बाद में इतिहास की बड़ी गराज सेल की बात करेंगे तो ये सोवियत संघ के विघटन के बाद हुआ। तो ये इस समय से आप कालक्रम से इसको अरेंज कर सकते हो। अच्छा, कल की क्लास में भी मैंने आप सभी को बताया था वह देश जो 10 वर्ष तक जो गृह युद्ध की चपेट में रहा, तो इसका ठीक आंसर है आपका तजाकिस्तान। ये आपको याद रखना है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा का नाम जो है वो यूरो है, आप सभी को याद रखना है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। इसके अलावा निम्नलिखित में से यूरोपीय संघ में किस देश के पास में परमाणु हथियार है, तो आप सभी को याद रखना है फ्रांस के पास है। इस बच्चे का ये जर्मनी गलत उत्तर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुका है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन में मैचिंग करनी थी। जैसे भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने करी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने करी थी। तो आप इस तरीके से इसको अरेंज करके लिख सकते थे। पहले का जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, इसमें सी हो जाएगा। आपको ऐसे ही करना है पेपर में, जैसे आता है ना तो आपके ऑप्शन आते हैं नीचे, तो आपको ऐसे पहले का सी आंसर पता है तो आप उसको पहले का सी देख लो किसमें, एक ही ऑप्शन जो ए है इसमें ही पहले का सी आपको देखने को मिल रहा है। बाकी आपको पहले का सी जो है और किसी में देखने को नहीं मिल रहा, पहले के ए ऑप्शन के किसी में नहीं मिल रहा। तो ये उत्तर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, पहला ही उत्तर आपका इस तरीके से हो जाएगा, आपको चाहे बाकी आते हैं या फिर नहीं आते। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 1985 में 45 में लिखा हुआ है, तो 45 में हुई थी, बिल्कुल सही बात है, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और ह्यूमन राइट वॉच जो है एक स्वयंसेवी संगठन है, तो ये भी बिल्कुल सही बात है। देखो ए और बी जो है ये दोनों के दोनों सही कथन है, लेकिन जो अशेषण दिया गया, जो भी कथन दिया गया वो उसका रीजन बिल्कुल ठीक नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, अभिकथन जो है वो दोनों सही है, परंतु जो है हम क्या कहेंगे कि जो रीजन दिया गया है वो कथन एक ही सही व्याख्या नहीं करता। तो इस तरीके से बी ऑप्शन आपका इसका हो जाएगा। अगला वीटो निषेध अधिकार में नीचे दिए गए कुछ कथन है। सबसे पहली बात तो सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों को वीटो पावर है नहीं, सिर्फ 5 देशों को है। ये एक सकारात्मक शक्ति है, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो अपने लिए नेगेटिव हो जाती है। जब भी उस पर कोई प्रभाव पड़ता है तो वो उसका फैसला नहीं लेते। इसके अलावा एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव नामंजूरी हो सकती है, तो बिल्कुल सही बात है ये, बिल्कुल, क्योंकि एक देश ने भी अगर उसमें वीटो लगाती तो फैसला नहीं किया जाता। सुरक्षा परिषद के फैसले को असंतुष्ट की शक्ति महासचिव कर सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं, आपको ध्यान रखना लास्ट वाला ऑप्शन जो है डी, ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनियस पीपल, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में नीचे दिए गए आप सभी को बताना है, फरात नदी को बांध निर्माण को लेकर कौन कौन से देश जो है वो आपके असहमत है इसके अंदर। तो आप सभी को असहमत देशों के बारे में बताना है इसके अंदर। तो इसमें जॉर्डन भी है, इजराइल भी है, और आपका सीरिया भी है। तो ये ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसमें ईरान नहीं आएगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद में असेशन और रीजन का क्वेश्चन ये आ जाता है आपके सामने। इसमें आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का स्थान अब न्यूनतम हस्तक्षेप राज्य ने ले लिया है, तो बिल्कुल सही बात है। राज्य की स्वयंप्रभुता की परंपरागत धारणा वैश्वीकरण से प्रभावित हो रही है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, असेशन भी ठीक है और इसका रीजन भी ठीक है। लेकिन क्या इसकी सही व्याख्या ही करता है, तो सरकार का जो न्यूनतम हस्तक्षेप है वो राज्य की
वैश्वीकरण के कारण भी हो रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो कथन एक है बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्योंकि राज्य की क्षमता में कमी आ रही है तो वैश्वीकरण प्रभावी हो रहा है। इसके अलावा जो राज्य पुनर्गठन आयोग है SRC की बात हम काट करते हैं तो इसकी मुख्य सिफारिश क्या थी? तो भाषा के आधार पर देश का क्या करना, राज्य का गठन करना। द्विराष्ट्र सिद्धांत की जो मांग किसके की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? तो मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है दूसरी दुनिया का अभिप्राय क्या है? तो सोवियत संघ और पूर्वी गुट के जो देश थे वो दूसरी दुनिया के देश कहे गए हैं। मार्शल योजना किसे कहते हैं? तो 1949 में अमेरिका द्वारा पश्चिमी यूरोप के देशों को भाई साम्यवाद का प्रचार ना हो जाए, इसकी वजह से पूंजीवादी देशों को और पश्चिमी देशों को क्या किया गया, जो कि नाटो के मेंबर थे और उन सभी देशों को एक बड़ी आर्थिक सहायता दी गई। उसे मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। उस समय ये प्लान जो था सर जॉन मार्शल जी ने तैयार किया था, इसीलिए वो अमेरिका के विदेश सचिव थे, उन्होंने ही किया था। अगला, हान नदी पर चमत्कार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण कोरिया के द्वारा हान नदी पर क्या किया है, एक ब्रिज बना लिया गया है और इसकी वजह से इसे हान नदी का जो है चमत्कार कहा जाता है। सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सुरक्षा परिषद है उसमें स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें USA आपका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फिर आपका रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये देश आपके इसके अंदर आ जाएंगे। अपरोध की स्थिति क्या होती है? यानी युद्ध से अपने आप को बचा कर रखना अपरोध की स्थिति कहलाती है। आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अप्रवासी और शरणार्थी में क्या अंतर होता है? तो शरणार्थी क्या होता है? युद्ध की वजह से या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण जब वो अपने स्थान को छोड़कर नए देशों में या नए स्थानों पर जाकर बसते हैं तो उस क्षेत्र के लिए वो शरणार्थी होते हैं। और अप्रवासी वो लोग होते हैं जो रोजगार के सिलसिले में, शिक्षा के क्षेत्र में, इलाज करवाने के लिए वो एक जगह को छोड़कर परमानेंटली दूसरी जगह जाकर बस जाते हैं। तो ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में शांति और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 2 उपाय बताओ। सबसे पहली बात तो हम क्या कर सकते हैं? मुक्त व्यापार कर सकते हैं। दूसरी बात, पहली बात तो मुक्त व्यापार कर सकते हैं और दूसरा काम क्या कर सकते हैं? प्रत्येक वर्ष इनके देशों का संगठन का सम्मेलन हम करवा सकते हैं। इसके अलावा जो बड़े देश, ताकतवर देश हैं जैसे चीन और पाकिस्तान, उनके बीच में जो संबंध खराब है उन खराब संबंधों को हम अच्छे भी कर सकते हैं। इसके अलावा चीन के साथ भारत के संबंधों की समकालीन विश्व राजनीति में विश्लेषण कीजिए। तो चीन के जो संबंध है भारत से अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, दोनों तरह के संदर्भ में आपको इसमें व्याख्या करनी है, अच्छे संबंध और बुरे संबंध। इसके अलावा आसियान की स्थापना कब की गई? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके की गई और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था आपसी विवादों को सुलझाना, व्यापार बढ़ाना, तेज गति से विकास करना। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सांझी संपदा परंतु जिम्मेदारी अलग अलग से क्या अभिप्राय? तो इसका मतलब है, सांझी का मतलब होता है ऐसी संपदा जो एक की नहीं बल्कि पूरे समुदाय की संपदा है, जिसपे कुआं, सड़क, पार्क, हम उसको कह सकते हैं। और जिम्मेदारी अलग अलग का मतलब यह है कि भाई अलग अलग तरह के लोगों ने पर्यावरण को अलग अलग तरीके से क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। जिन लोगों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, जिन लोगों ने पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाया है उनकी जिम्मेदारी कम बनती है। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वैश्वीकरण के किन्हीं 2 परिणामों को अच्छे से बताना है, आर्थिक परिणामों को बताना है। तो इससे देशों की अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो रही है, पहली बात हम ये कह सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि देशों में FDI की मात्रा बढ़ रही है। FDI का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो वैश्वीकरण को प्रवाह के रूप में देखा जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं एक देश से दूसरे देश के अंदर सूचना, पूंजी, ज्ञान, तकनीक का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान हो रहा है। वैश्वीकरण को अपनाने के पीछे कोई 2 कारण बताइए। तो देशों की अर्थव्यवस्था सुधर रही है, रोजगार के साधन बढ़ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है और साथ ही साथ में अलग अलग देशों के अंदर यह आपसी सहयोग को भी बढ़ावा दे रहा है। तो वैश्वीकरण के जितने भी फायदे, आप कोई से भी 2 पॉइंट इसमें लिख दोगे तो वो उसके कारण या रीजन कहे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन था, स्वतंत्रता के बाद में हैदराबाद की जो रियासत है वो अन्य रियासतों की तुलना में थोड़ी सी कठिन साबित हुई शामिल होने में। आपको पता है 4 देशी रियासत थी, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू कश्मीर थी। तो हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया था, वी विल द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। और भाई हैदराबाद के निजाम से जो है वहाँ की पब्लिक जो थी बहुत ज़्यादा दुखी थी, खासतौर पर किसान और महिलाएं, और उन्होंने भारतीय संघ से यानी भारतीय सरकार से मदद मांगी थी, जिसके साथ साथ क्या किया गया, एक सैनिक कार्रवाई की गई और हैदराबाद को चारों तरफ से घेर लिया गया था, जिसके बाद में हैदराबाद के निजाम ने अपना आत्मसमर्पण किया और इस तरीके से भारतीय संघ में इसको मिलाया गया।
तो ये आप सभी के सामने एक पैसेज आया है, इस पैसेज को देखकर आप सभी को इसमें आंसर बताना है, जिसमें बताया गया वेस्टिंग माइनिंग कॉर्पोरेशन किस देश की कंपनी थी। ये आप सभी की ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है, जिस पे रोक भी लगा दी गई थी। आपको याद रखना है, ये आप जब पर्यावरण वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दूसरा कि भाई पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था, तो लगभग 170 देशों ने भाग लिया था। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक वृद्धि प्राप्त करने का कौन सा तरीका क्या कहलाता है, तो इसे टिकाऊ विकास कह दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कह दो, ठोस विकास कह दो, एक ही बात है। ओजोन परत में छिद्र होने का तात्पर्य ही क्या है, इसका मतलब यह है कि वायुमंडल में जो ओजोन परत है उसमें लगातार जो है कमी हो रही है, ठीक है, ये आपको याद रखना, उसमें छिद्र हो रहे हैं और सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें जो है धरती पर पहुंच रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन सा बना, तो आंध्र प्रदेश बना। भारत का पहला भाग जहां पर सार्वभौमिक व्यवस्था के आधार पर अपनाकर चुनाव हुए थे, तो इसका उत्तर है मणिपुर। आप सभी को ध्यान रखना है। जूनागढ़ रियासत वर्तमान समय में किस राज्य में है, तो गुजरात में इसका उत्तर है, गुजरात में। अगला, विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन का सवाल लेकर सन 2000 में कौन सा राज्य बना, तो ये झारखंड बिहार से अलग हुआ, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगले जो क्वेश्चन हैं इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये इसमें हाईलाइट करने थे, और ये केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए, तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका उत्तर। क्योंकि स्वतंत्रता के बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था, तो निजाम कहा जाता था। आज़ादी के समय रजवाड़ों की संख्या कितनी थी, 565। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उप प्रधानमंत्री भी वही थे। नीचे कुछ कार्टून दिखाए गए और ये क्या है, ईसी, इलीसी का मतलब है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग के पास में कितनी ज्यादा समस्या थी, क्योंकि लोकतंत्र स्थापित करना काफी मुश्किल कार्य था, इसको दर्शाया गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ये कार्टून क्या दर्शाता है, ये कार्टून ये दिखाता है कि भारत में जब पहले चुनाव हुए थे तो उसमें कितनी ज्यादा समस्या थी। इसके अलावा कार्टून में दर्शाए गए कि नहीं, दो नेताओं के नाम लिख दो, तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसके अलावा लिख दो। भारत के प्रथम चुनाव आयोग के समक्ष में प्रथम आम चुनाव में किन्हीं आई दो चुनौतियों का सामना करें। सबसे पहली, मतदाता सूची अच्छे से नहीं बन पाई। दूसरा क्या है कि भाई 3 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया गया, जो कि बहुत मुश्किल काम था। अगला क्वेश्चन दृष्टिबाधित के लिए, परंतु आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, सुकुमार सेन। ईवीएम का पूरा नाम लिखो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। चुनाव आयोग का गठन किस वर्ष में हुआ था, तो 25 जनवरी आप सभी का 1950 में हुआ था। और भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए, तो फरवरी 1952 में संपन्न हुए थे। सोवेसन के विघटन के 3 परिणाम, आप 3 परिणाम कोई से भी बता सकते थे। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, शॉक थेरेपी किसे कहता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना, शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणाम। अगला, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना रहने के कोई 3 कारण। हम कह सकते हैं इसमें कि भाई इसमें मुल्ला काजियों का दबदबा है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव की कमी, आतंकवाद बहुत ज्यादा है, और वहां की जो जनता है वो लोकतंत्र से ज्यादा सेना पर भरोसा करती है, याद रखना है। शॉक थेरेपी में 90% उद्योग जो है वो निजी हाथों में चले गए, औने पौने दामों में क्या किया गया, उद्योगों को बेचा गया, जो भाई 90% तक जो है निजीकरण हो गया वहां पर। साथ ही साथ में वहां पर इसे सबसे बड़ी विश्व की ग्रास सेल कहा जाता है। इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते थे। अगला, यहाँ पर सोवेसन के विघटन के परिणाम की बात करोगे तो नए देशों का उदय हुआ, रूस को उत्तराधिकारी बना दिया गया, CIS का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया अपेक्षाकृत छोटे देशों के को लगता है कि भारत दक्षिण एशिया में अपना दबदबा कायम करना चाहता है, और इन देशों की सोच के लिए कोई 3 जिम्मेदार कारणों को बताइए। देखो, सबसे बड़ा रीजन ये है कि भारत जो है अपनी सीमा को कई बार सुरक्षा करने की वजह से, या दूसरे देश जो है अपनी सीमा को बढ़ाने की कोशिश करते हैं उसकी वजह से। दूसरा, भारत का आर्थिक व्यापार जो है, भारत चाहता है इन देशों में मेरा आर्थिक व्यापार बढ़ जाए, एक इस वजह से भारत ने कई देशों को ऋण दे रखा है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन सब देशों में अपने बहुत ज्यादा उसने व्यापक रूप से इन्वेस्टमेंट करी, उसकी वजह से। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद की संरचना का वर्णन करें, तो 5+10 यानी 5 2 है इसके स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य, 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इसके कार्य क्या है, सुरक्षा परिषद का सबसे पहला कार्य यह है कि विश्व स्तर पर जब भी शांति और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो सुरक्षा परिषद इसमें एक्टिव हो जाता है, वो कार्य करता है, ये ध्यान रखना है आप सभी को। हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए, पर्यावरण से लड़ने के लिए, विश्व को युद्ध की ज्वाला से बचाने के लिए, विश्व के देशों को एक मंच प्रदान करने के लिए, हमारी जो वैश्विक समस्या है उससे निपटने के लिए। सुरक्षा की पारंपरिक और अपारंपरिक धारणा में कोई 3 अंतर बताइए। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो है वो बाहरी आक्रमण से सुरक्षा की बात करती है, गठबंधन बनाने की बात करती है, शक्ति संतुलन की बात करती है, 3 पॉइंट इसमें आगे। और सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत हम कहेंगे कि इसके अंतर्गत वैसे खतरों को रखा गया है जो मानव से संबंधित है या फिर विश्व से संबंधित है, जिसमें नई नई बीमारियां मुख्य है। दूसरी बात निरंतरता है, और साथ ही साथ में
जो है आतंकवाद, पर्यावरण जैसी समस्याओं को इसमें रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व निर्धनता से आप क्या समझते हैं? विश्व स्तर पर एक धनी निर्धन असमानता को कम करने के उपाय बताने, यानी एक ताकतवर जिसे टेक्नोलॉजीज इन देशों को दी जा सकती है, हम कह सकते हैं यहाँ पर गरीब देशों को, इनको भी मंच प्रदान किए जा सकते हैं बोलने के लिए, और साथ ही साथ में इन देशों को जो संसाधन है उन संसाधनों का ये आसानी से उपयोग करे। तो इस तरीके से ये सारा का सारा पूरा क्वेश्चन पेपर था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट कुछ ही समय में मैंने आपको पूरा पेपर बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।